हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम योर लॉज एंड योर राइट की यूनिट 3 के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। जाति अस्पृश्यता निवारण कानून एवं अत्याचारों से प्रदत्त सुरक्षा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये सिर्फ आपके इस सब्जेक्ट में नहीं बल्कि आगे आने वाले कई सारे सब्जेक्ट्स और एग्ज़ाम में काम आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और उससे पहले एक बात ये कि दोस्तों, आप खुद समझिए, मैं अगर आपको एक ऑथेंटिक चीज़ दे रहा हूँ, एक ऑथेंटिक चीज़ अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो घबराना मत। देखो, आपके जो टॉपिक्स हैं वो इतने आसान नहीं है कि उन्हें हम 10 मिनट की वीडियो में कवर कर पाएँ। अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो, अच्छे से कवर हो और एक ऑथेंटिक चीज़ आपको मिले, जो बहुत सारे जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पढ़ाई जाती है कॉलेजों में। इसके अलावा जो ऑथेंटिक चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो मिले, तो आपको बड़ी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर मैं छोटी वीडियोस बनाने के चक्कर में बहुत सारे टॉपिक्स को कट कर देता हूं तो इससे आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसलिए अभी से जितनी भी वीडियोस बनाई जा रही हैं वो पूरी तरह ऑथेंटिक बनाई जा रही हैं, जो कि आपको दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखें और कमेंट करके अपने फीडबैक्स ज़रूर दें। तो देखिए दोस्तों, अब जो ये हमारा चैप्टर है वो यहाँ से पूरी तरह शुरू होता है। यहाँ पर आपको जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या तो आप नोट डाउन कर लेना। अब हमारा जो चैप्टर है वो अनुसूचित जाति जनजाति के शोषण से संबंधित है। इन जो छुआछूत की जो प्रथा थी, अस्पृश्यता की जो प्रथा थी, उससे संबंधित है। तो ये सारी बातें हम करेंगे, बट सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होता है एक बैकग्राउंड से। तो भारतीय समाज हजारों सालों से पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था के आधिपत्य का शिकार रहा है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय समाज में पितृसत्ता मतलब जब घर में केवल एक पुरुष का आधिपत्य होता है, एक पुरुष ही प्रधान होता है, तो ये पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था यानी कि जो जातिगत जो व्यवस्था है वो भारतीय समाज पर सदा ही हावी रही है। बहुत लंबे समय से भारतीय समाज में पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था मतलब इनका आधिपत्य रहा है। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय समाज में 4 श्रेणियों के अंतर्गत लोगों को बांट दिया गया था, जिसमें सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे थे शूद्र। शूद्रों का काम केवल इतना था कि वो ऊपर के 3 वर्ग के लोगों की सेवा करते थे। उनका काम बस ये था उन तीनों वर्गों की, जो ऊपर के जो वर्ग के लोग हैं, उनकी सेवा करना। और जिसमें ब्राह्मण जो थे वो सबसे ज़्यादा ऊपर थे और उनको काफ़ी ज़्यादा अधिकार वगैरह दिए थे। आगे की वीडियोस में आप वर्ण व्यवस्था को, स्पेशली 5th सेमेस्टर में, आप वर्ण व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से समझोगे। पर कोई नहीं, वो टॉपिक अलग है। बट हाँ, तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्रों को बहुत ज़्यादा नीचा स्थान दिया गया था। देखिए, शूद्रों के स्वतंत्र मानवीय अस्तित्व को लगभग नकार कर उन्हें जाति व्यवस्था में सबसे नीचे स्थापित कर उन्हें पराधीन बनाया गया और समस्त सभ्य नागरिकों से अधिकारों से वंचित रखा गया। अब मनुस्मृति में लिखा है कि कुत्ता, बिल्ली, मैना को मारने में जितना पाप लगता है उससे भी कम पाप शूद्र को मारने में लगता है। शूद्र में जन्मे बच्चों में प्रतिभा होने के बाद भी पढ़ाई लिखाई, राज करने, व्यापार, खेती बाड़ी करने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें सफाई करने, जूता बनाने, पखाना साफ करने, ठेला ढोने जैसे कार्य दिए गए। साथ ही यह आदेश भी दिए गए कि शूद्र मुख्य गांव से दूरी पर बसें, गांव के कुएं से पानी ना भरें, मंदिरों में ना आएं, जनेऊ ना धारण करें और धार्मिक ग्रंथों को ना पढ़ें। शूद्रों को संपत्ति पर भी अधिकार नहीं दिया गया था, ना ही अपने खेतों पर खेती बाड़ी का अधिकार दिया जाता। धीरे धीरे उनकी पत्नी पर भी उनका अधिकार समाप्त कर दिया गया।
इन रीति रिवाजों और परंपराओं ने मानव शूद्रों से उनका आत्मसम्मान ही छीन लिया और उनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर बना दी। वर्षों और सदियों तक शूद्रों को गुलाम बनाकर रखा गया और उन्हें सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि मानवीय अधिकारों से भी वंचित रखा गया। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पर हमें आज के इस चैप्टर में बात करनी है कि क्या क्या संरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, मतलब शूद्र लोगों को, जो नीची जाति के लोग थे उनको, और आदिवासी जो लोग हैं उनको क्या क्या छूट, मतलब कि संरक्षण दिया गया है भारतीय संविधान में, इनकी हमें बात करनी है। बट उससे पहले हम बात कर रहे हैं एक बैकग्राउंड की, कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि इनको अलग से संरक्षण दिया जा रहा है, भारतीय संविधान में अलग से इनके लिए प्रावधान क्यों किया गया है। तो उसका बैकग्राउंड ये है कि प्राचीन समय में इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है। स्पेशली भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था हावी रही थी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्रों के लिए कई सारे निम्न कार्य डिसाइड किए गए थे, जिससे उनकी जो ज़िंदगी थी, जो लाइफ थी, वो बहुत ही बेकार हो गई थी। तो अभी इन नोट्स में मैंने आपको बता दिया कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया जाता था, जिससे कि उनका पूरा का पूरा जो आत्मसम्मान था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। उन्हें कई सारे अधिकारों से वंचित रखा गया, कई सारी चीज़ों से वंचित रखा गया। नोट्स में मैंने आपको आसान शब्दों में बताया भी है। अब जो ये शूद्र लोग थे, अब उनको ऐतिहासिक रूप से इनके नाम बदलते गए। अब इन्हें कहीं कहीं पर इन्हें अछूत कह दिया गया, फिर इन्हें अस्पृश्य कहा गया और फिर इन्हें दलित भी कहा गया। तो मतलब ऐतिहासिक क्रम में इनका नाम बदलता गया। अछूत कहा गया, अस्पृश्य कहा गया, फिर जब आज़ादी का टाइम आ रहा था तो इनको दलित कहा गया। तो इनके नाम तो बदलते गए समय के साथ, इनको अलग अलग नामों से, ऊंची जातियों ने इनको अलग अलग नामों से पुकारा, लेकिन इनकी सामाजिक स्थिति, जो समाज में स्थिति होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, इनकी स्थिति निम्न ही रही। इसके साथ ही समय समय पर अलग अलग शासक आए, बट उन्होंने भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इसका कारण ये था कि जो शासक था वो, उसका काम यही माना जाता था कि वो वर्ण व्यवस्था की रक्षा करेगा, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना ही जो शासक था, राजा था, उसका काम माना जाता था। तो समय समय पर बहुत सारे शासक आए, बट उन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा, उसकी रक्षा की, मतलब जाति प्रथा में कोई भी बदलाव नहीं किया। इसके साथ ही कई मुस्लिम शासक आते हैं भारत में, इस्लाम धर्म आता है भारत में, तो इसमें भी समानता की बात की गई थी, बुद्ध धर्म में भी समानता की बात की गई थी, बट इससे भी कोई खास परिवर्तन इन जातियों की स्थिति में नहीं आए। इसके अलावा जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने भी हिंदू जाति व्यवस्था में कोई भी मतलब परिवर्तन करने की कोई बात नहीं की, उन्होंने भी हिंदू जाति प्रथा में कोई दखलंदाजी नहीं की, जिस कारण से सदियों से सामाजिक व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था थी, वो यूं ही बनी रही, और जो ये शूद्र लोग थे, इनकी स्थिति निम्न ही रही। और इनकी स्थिति निम्न थी, जो शूद्र लोग थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी, जिस कारण से भी उनमें से कई लोगों ने इस्लाम और सिख धर्म को अपना लिया था। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि इस्लाम धर्म और सिख धर्म को कैसे अपनाया, तो ये भी एक इसका रीज़न है। शूद्र लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, तो उनमें से कई लोगों ने इस्लाम और सिख धर्म को अपनाया। इसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं भारत में। तो देखिए, अभी हम समझ रहे हैं कि अलग अलग शासक आ रहे हैं, इस्लाम आया था, सिख धर्म आया, और कुछ मुस्लिम शासक आए, कोई भी परिवर्तन जाति प्रथा में नहीं हुआ। अब अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेजों ने तो जाति प्रथा को उल्टा समझा, और जब उन्होंने समझ लिया जाति प्रथा को, तो उन्होंने इसका और ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अब भारत पर उन्होंने राज कैसे किया? इसी का फ़ायदा उठाकर ही तो उन्होंने राज किया। बल्कि उन्होंने कई सारे स्कॉलर्स को बुलाया, स्कॉलर्स को कहा कि तुम इंडिया के बारे में अध्ययन करो। उन्होंने अध्ययन किया इंडिया के बारे में। मैक्स मूलर जैसे जो विचारक थे, उन्होंने इंडिया के प्राचीन भारत के इतिहास लिखा उन्होंने। तो अंग्रेज़ों ने इसको फ़ायदे के रूप में देखा और इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। एक हथियार के रूप में जाति प्रथा को इस्तेमाल किया अंग्रेज़ों ने, जो कि उनके देश ब्रिटेन, अगर इंग्लैंड की बात करें तो उस समय भी वहाँ पर समानता का सिद्धांत था, वहाँ पर विधि की समक्ष समता का सिद्धांत था।
बट फिर भी उन्होंने इसको फ़ायदे के रूप में देखा। तो इसके बाद ही 17वीं शताब्दी के आसपास ही कुछ इसके अलावा जो आधुनिक काल आ रहा था भारत का, तो उसमें कुछ हिंदू समाज में ही कुछ ब्रह्म समाज आ गया था, एक प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे कुछ सोसाइटीज़ वगैरह आ गई थी, जिन्होंने कुछ सुधारवादी आंदोलन चलाए। इन्होंने भारतीय धार्मिक सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स चलाए। इसी समय फिर 19वीं 20वीं शताब्दी में फिर अनेक राजनीतिक व सामाजिक नेता सामने आए, जिन्होंने वर्षों से चली आ रही सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की बात की। इनमें से कुछ थे महात्मा फूले, श्री नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी, पंडित रामाबाई आदि। इन महापुरुषों ने महाराष्ट्र से दक्षिण भारत तक दबे शूद्रों के लिए आवाज़ उठाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी समझ में आ रहा होगा कि जो आधुनिक काल था भारत का, उसमें कई सारे लोग सामने आए, कई सारे नेता सामने आए, स्पेशली 19वीं और 20वीं शताब्दी में, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब देखिए दोस्तों, हालांकि अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, जाति प्रथा का फ़ायदा उठाने की कोशिश अंग्रेज़ों ने की थी, बट फिर भी ब्रिटिश शासकों के कारण ही शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा बदलाव आया। अब जो निम्न जाति के लोग थे वो भी पढ़ने लगे, उनको भी पढ़ने का थोड़ा मौका मिला, जिससे एक जो निम्न जाति के लोग थे अब वो शिक्षित हुए, उसमें भी एक शिक्षित वर्ग उभरा, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर एक शिक्षित व्यक्ति थे निम्न जाति के, जिनकी एक अहम भूमिका थी शूद्रों यानी कि निम्न जातियों की स्थिति को बदलने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने एक बैकग्राउंड की बात की है। यहाँ तक हमारा जितना भी टॉपिक चला, ये सब पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड है कि किस तरह से प्राचीन समय से लेकर शूद्रों के साथ लगातार भेदभाव होता चला आया, उनकी स्थिति जो थी वो दयनीय बनी रही, निम्न बनी रही, और फिर धीरे धीरे उनके सुधार की भी बात की, जैसे कि कुछ नेता उभर कर आए आधुनिक समय में। उसके बाद फिर जो शिक्षित वर्ग थोड़े से उभरे, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो शिक्षित व्यक्ति थे, इन्होंने आवाज़ उठाई। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते अब हम बात करेंगे कि आखिर कौन से संरक्षण के सिद्धांत भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो शूद्रों के साथ जो भेदभाव हो रहा था प्राचीन समय से, उसको रोकने के लिए उनको संरक्षण दिया गया है। जो दलित लोग थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, उनको भारतीय संविधान में कई सारे संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अब हम उनकी बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो ये प्राचीन समय से इतना सारा जो भेदभाव हुआ, इसको पूरी तरह से लीगली इसको ख़त्म करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए हैं दलित्स के लिए, जिन्हें आप निम्न जाति के लोग कह सकते हैं। दलित मतलब दबे कुचले हुए लोग। तो अब हम बात करते हैं कुछ संवैधानिक प्रावधानों की, या फिर आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि दलितों को संवैधानिक संरक्षण की अब हम बात करने जा रहे हैं। भारत के संविधान में दलितों या अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के चौतरफा विकास को निश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों की स्थापना हुई है। भारतीय संविधान में सामाजिक समरसता पर बल दिया गया है। इसमें अस्पृश्यता उन्मूलन कर छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनके तहत जो समानता है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि समाज में समानता आ सके। इसके अलावा छुआछूत को भारतीय संविधान के तहत पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और एक दंडनीय अपराध माना जाता है, जिसके लिए बहुत कड़ी सज़ा मिल सकती है। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के सिद्धांत का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अध्याय
की ही यह विशेषता है कि वह न केवल राजनीतिक या विधिक समानता सुनिश्चित करता है बल्कि सामाजिक समानता भी। अब देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 14 है ना, वो राजनीतिक समानता तो सुनिश्चित करता ही करता है, बट साथ में सामाजिक समानता भी सुनिश्चित करता है। कैसे करता है, इसके लिए आपको अनुच्छेद 14 समझना पड़ेगा। देखिए, अनुच्छेद 14 जो है वो कहता है कि देखो, विधि की समता है, मतलब सभी बराबर हैं। चाहे कोई अमीर आए कानून के सामने या गरीब आए, कानून के सामने सभी बराबर होते हैं। बट साथ में कह रहा है विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब होता है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उन सभी विकलांग व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। मतलब कि मान लो आप एग्ज़ाम देने गए, तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए 3 घंटे दिए गए, बट कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको 4 घंटे दिए जाएंगे। ये अनुच्छेद 14 कह रहा है। विधियों का समान संरक्षण का मतलब है कि समान के साथ समान व्यवहार होगा, बट असमान के साथ असमान व्यवहार। आप विकलांग नहीं हो और कोई एक व्यक्ति विकलांग है, तो मतलब यहाँ पर असमानता है। तो सरकार यहाँ पर असमान स्थिति दोनों को दे सकती है, आपको कम समय और उसको ज़्यादा समय, क्योंकि वो विकलांग है। अब यहीं पर जितने भी विकलांग व्यक्ति होंगे उन सभी को 4 घंटे मिलेंगे, मतलब उनके अंदर भेदभाव नहीं हो सकता। और जितने भी जो फिजिकली हेल्थी पीपल्स हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, मतलब समान के साथ समान व्यवहार होगा। ये कहता है अनुच्छेद 14। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि अनुच्छेद 14 का जो ये दूसरा पार्ट है विधियों की समान संरक्षण का, ये कहता है कि मान लो एक व्यक्ति 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो आप उससे 10% का टैक्स ले रहे हो। ठीक है, आप उससे कितना ले रहे हो, 10% का टैक्स, यानी कि 1 लाख रुपए आप टैक्स के रूप में ले रहे हो। बट अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए कमा रहा है तो उससे आप 15% का टैक्स ले रहे हो। मतलब सरकार ऐसा ही करती है, जो कम कमाता है उससे कम परसेंट का टैक्स ले रही है, जो ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स लेती है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि 10 लाख कमाने वाले जितने भी लोग होंगे उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, उन सभी के साथ एक जैसा परसेंट का टैक्स लिया जाएगा, उनमें भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर आप कैटेगरी समझ रहे हैं ना कि समान के साथ समान व्यवहार होता है। तो अनुच्छेद 14 राजनीतिक समानता तो देता ही है कि हाँ, कानूनी रूप से सभी समान हैं, सब कुछ ठीक है, बट साथ में सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रहा है, सामाजिक समानता भी दे रहा है। कोई नहीं, अगर नहीं भी समझ में आया है तो अब इसके पीछे अभी मत भागो, वैसे भी सिर्फ अनुच्छेद 14 आपका सब कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी में इसके अनुसार कहा गया है कि 14 के अनुसार कि राज्य नागरिकों के बीच केवल धर्म, मूलवंश, जातीय, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा या अन्य नियोजन की दिशा में भेद नहीं करेगा। मतलब जो सरकार है वो धर्म के नाम पर आपसे भेदभाव नहीं कर सकती, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। तो अनुच्छेद जो 14 है दोस्तों, वो एक बहुत ज़्यादा संरक्षण देता है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को। वैसे तो ये संरक्षण सभी को दे रहा है, बट समाज में जो सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है, उनके लिए ये प्रोटेक्शन है। इसके साथ ही अनुच्छेद 15 के भाग 1 और 2 के अनुसार वे राज्य दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों या सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने के लिए राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और इसी प्रकार अनुच्छेद 15 का भाग 2 है, जो उसके भाग ख में, भाग 2 के भाग ख में यह उल्लिखित है कि राज्य पूर्णता या भागता, मतलब पूरी तरह या आधे रूप से, राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समाज के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्विधान या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसका संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सरकार पैसा दे रही है, जैसे कि कोई पार्क है जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर रोका नहीं जा सकता।
इसके साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जिसका भाग 1 है जो वो नियोजन के संबंध में जो नियुक्ति होती है, जो सरकारी पद पर नियुक्ति होती है उसके संबंध में नागरिकों के लिए अवसर की समानता से संबंधित है। देखो दोस्तों, राज्य के अधीन जो पद होते हैं जिन पर नियुक्ति होती है, अनुच्छेद 16 जो है वो ये अधिकार देता है कि अवसर की समानता है। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी पद पर बैठ सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी बात है कि अगर राज्य चाहे तो नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर जो सरकार है वो चाहे तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कुछ सीटें आरक्षित भी कर सकती है, जो पद हैं वो आरक्षित भी कर सकती है। नागरिकों के पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति और जनजातियां ही तो आती हैं, तो समझ रहे होंगे कि ये भी एक संरक्षण, उनको एक संरक्षण देने का अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद भी उन्हें काफ़ी संरक्षण दे रहा है। इसके साथ ही संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 समानता की दृष्टि से बहुत आवश्यक है और ये समानता के एक विशिष्ट पक्ष को उजागर करते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। हिंदुओं में सदियों से यह व्यवहार चला आ रहा है था कि कुछ समुदाय या जातियां ऐसी हैं कि उनके शरीर के स्पर्श से ही दूसरे लोग दूषित हो जाते थे। ऐसी जातियों को अस्पृश्य कहा जाता था और उन्हें उच्च जातियों को कुओं, तालाबों, पोखरों को प्रयोग करने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें मंदिरों व बहुत से सार्वजनिक स्थलों पर भी जाने की कोई भी अनुमति नहीं थी। संविधान का अनुच्छेद 17 यह घोषणा करता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का अंत करता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे ऊंची जाति में पहले जो मानते थे कि कुछ जो लोग हैं उनके छूने से वो अशुद्ध हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, और ये जो प्रथा थी वो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, बहुत बेकार बुरी प्रथा थी ये। तो अनुच्छेद 17 के तहत इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया जा चुका है। अब इस चैप्टर में हमें अस्पृश्यता को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को यानी कि छुआछूत को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। ये घोषणा की गई थी कि ये एक दंडनीय अपराध है। अब से अस्पृश्यता का मतलब कोई भी मतलब अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को मान्यता नहीं देगा। अब इसी के चलते अब इसी अनुच्छेद के अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया, जिसे 1976 में और अधिक कठोर कर दिया गया और इसका नाम भी बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया है। अब देखिए दोस्तों, संसद ने 1955 में अस्पृश्यता को लेकर यानी कि छुआछूत को लेकर एक अपराध अधिनियम बनाया था। एक अधिनियम बनाया था जिसमें कई सारे प्रावधान किए गए थे अस्पृश्यता को रोकने के लिए। अब संसद ने 1976 में और भी ज़्यादा कठोर कर दिया 1955 के नियम को और इसका नाम बदल दिया। जो पहले नाम था अस्पृश्यता अधिनियम 1955, अब इसका नाम रख दिया गया सिविल मतलब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब इसके साथ इस अधिनियम में कई सारे प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति निम्न कार्य करता है तो उसे निश्चित दंड दिया जाएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से या ऐसे स्थान में पूजा करने से रोकना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। देखिए, अगर कोई किसी व्यक्ति को सार्वजनिक प्रवेश करने से रोकता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसे मतलब दंड दिया जाएगा इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा अगर अस्पृश्यता के आधार पर, छुआछूत के आधार पर अगर कोई व्यक्ति
अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करता है तो वो उसे भी दंड दिया जाएगा, उसे भी पनिशमेंट दी जाएगी ऐसा करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो डायरेक्टली दे रहा है चाहे इनडायरेक्टली, अस्पृश्यता को, छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, इसका उपदेश दे रहा है, या इसे ऐतिहासिक रूप से यानी कि कुछ ग्रंथों के माध्यम से या दार्शनिक विचार के माध्यम से, धर्म के माध्यम से इसे न्यायोचित ठहराने की कोशिश कर रहा है, तो उसे भी इस 1955 के अधिनियम के तहत पनिशमेंट दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। किसी दुकान, जलपान गृह, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश न करने देना, अस्पताल में प्रवेश से इनकार करना, कोई माल बेचने या सेवाएं देने से इनकार करना, तो अगर इनमें से किसी भी गतिविधि को कोई व्यक्ति करता है छुआछूत वगैरह के आधार पर, तो उसे इस अधिनियम के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ अभी जो हमने अधिनियम पढ़ा अनुच्छेद 17 और यहाँ पर जो अधिनियम हमने देखा, इसके तहत अस्पृश्यता पर काफ़ी हद तक काबू पाने की कोशिश पूरी तरह की गई है। अस्पृश्यता को पूरी तरह अंत किया गया है इसका। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कि कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में जिसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को संरक्षण दिया गया है, उन्हें प्रोटेक्शन दी गई है। तो अभी तक हमने कई सारे अनुच्छेद देखे जिसके तहत उन्हें संरक्षण दिया गया है, एसटी और एससी वर्ग के लोगों को। इसके अलावा हमने अस्पृश्यता के अंत को भी देख लिया, एक अधिनियम को भी देख लिया, तो काफ़ी प्रोटेक्शन दी गई है। अब हम कुछ और अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं जिनके तहत एससी और एसटी वर्ग के लोगों को संरक्षण दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, इसलिए आपकी इस वीडियो में मैंने इन सभी चीज़ों को शामिल किया है। आप ये मत सोचना कि कोई भी चीज़ आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाई जा रही है। ये हो सकता है कि आपके नोट्स अगर ज़्यादा हैं तो आप उसको थोड़ा और भी कम कर सकते हो, थोड़ा बहुत कम कर सकते हो नोट्स को, बट फिर भी अगर आप पूरी चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ बोर मत होना और ये मत सोचना कि मैं वीडियो को लंबी करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। मेरा मेन फोकस यही है कि आपको सबसे पहले एक अच्छी जानकारी मिले और दूसरी बात कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बातों का ज्ञान हो, ताकि आप अपना एग्ज़ाम भी अच्छा कर पाएँ और साथ में नॉलेज भी हो, जिससे कि आप थोड़ा जागरूक भी बने। अनुच्छेद 15 का भाग 2 भी अस्पृश्यता की समाप्ति का समर्थन करता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, कुओं, तालाबों आदि के प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 39 का भी कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की बात करता है। अनुच्छेद 39 का में, जो कि एक राज्य नीति के निदेशक तत्वों में आता है, इसमें कानूनी सहायता मुफ्त देने की बात की गई है कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए। मतलब कि जो व्यक्ति अपने लिए वकील उपलब्ध नहीं करा सकता, उसको सरकारी वकील मिलना चाहिए, कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ये प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये भी एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है कमज़ोर वर्ग के लोगों को। इसके अलावा अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा। तो एक संरक्षण से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 46 में भी किया गया है कि जो सरकार है वो जनता की अच्छाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता को ऊपर उठाने के लिए जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, स्पेशली जो एससी और एसटी क्लास के जो लोग हैं, उनकी शिक्षा संबंधी और पैसे से संबंधित सहायता करेगा, उनकी शिक्षा को बढ़ाएगा, उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, मतलब कि सरकार की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 243 घ व न के द्वारा पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से अनुसूचित जनजातियों व जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं।
आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कम से कम 1/3 स्थान इन्हीं जातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों के लिए और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये बहुत बड़ा अनुच्छेद है जो कि उन्हें साफ तौर पर एक संरक्षण दे रहा है। इसके साथ ही अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए एक आयोग बनाया जाएगा जिसका नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 338 में ये प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनके लिए एक अलग अलग आयोग बनाया जाएगा। एक अनुसूचित जाति के लिए, एक जनजाति के लिए आयोग बनाया जाएगा जो उनके विकास को देखेगा, जो देखेगा कि उनके साथ कहीं गलत तो नहीं हो रहा, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। ऐसा एक आयोग बनाया जाएगा। तो अनुच्छेद 338 की बात मानते हुए ही 2003 में 87वें संशोधन 87th अमेंडमेंट के द्वारा एक के स्थान पर 2 आयोग बना दिए गए। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। वैसे अनुच्छेद 38 के अंतर्गत 338 के अंतर्गत एक आयोग की बनाने की बात की गई थी दोनों के लिए, बट 2003 में 87वें संशोधन के द्वारा अलग अलग आयोग बना दिया गया। एक अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग बनाया गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे प्रावधानों को देख लिया जो कि साफ तौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों, साथ में जो पिछड़े और भी लोग हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं और भी जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे, वो भी, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा संरक्षण के प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। भारतीय संविधान में SC और ST वर्ग के लोगों को काफ़ी ज़्यादा संरक्षण दिया गया है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि भारतीय संविधान सभा के जो लोग थे वो एक समानता के आधार पर, यानी कि समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे, और इस समानता को स्थापित करने के लिए ही इतने सारे संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये संवैधानिक संरक्षण, जो ये संवैधानिक प्रावधान है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो आखिर वास्तव में कितने कारगर हैं, कितने प्रभावी हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अब हम एक निष्कर्ष को देखने जा रहे हैं कि ये जो संवैधानिक प्रावधान है वो आखिर हकीकत में कितने प्रभावी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार के आंकड़े यह बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराध काफ़ी अधिक संख्या में देश भर में हो रहे हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि दलितों पर अत्याचार के मामले या तो पुलिस थानों पर पहुंचते ही नहीं हैं, या यदि दलित अपनी शिकायत लेकर थाने तक पहुंचता भी है तो पुलिस वाले उसे भगा देते हैं। दलितों के खिलाफ अत्याचार में सबसे आगे मध्य प्रदेश है। इसके अलावा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी यह संख्या काफ़ी बड़ी है। तो दोस्तों देखिए, अब भारत सरकार के अगर हम रिकॉर्ड को देखते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, तो वो साफ साफ बता रहे हैं कि दलितों के खिलाफ जो अपराध हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। संविधान में इतना सारा प्रावधान किया गया, इतने सारे कानून बनाए गए हैं ताकि उन्हें संरक्षण दिया जा सके, प्रोटेक्शन दी जा सके, बट उसके बाद भी दलितों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, पूरे देश भर में हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है। इसके अलावा राजस्थान, और हो सकता है ये आंकड़े, मेरे वाले जो आंकड़े हैं थोड़े पुराने हो सकते हैं, बट फिर भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ये संख्या बहुत ज़्यादा है अपराध की। और वास्तव में जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दलितों के साथ कई बार अपराध के केसेस बहुत ज़्यादा आपको अखबार में देखने को मिलेंगे।
जैसे कि दलित महिलाओं के साथ कई बार अपराध हो रहे हैं। तो ऐसे कई सारे अपराध हमें देखने को आए दिन मिल जाते हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इसीलिए समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करती है और अपराधों के खिलाफ दलित लोगों को संरक्षण प्रदान करती है। अनुसूचित जाति और जनजाति में भी दलित महिला सबसे ज़्यादा दबा कुचला वर्ग है। इसीलिए नीचे मनोबल के चलते दलित महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के भी अनेकों मामले सामने आते हैं। इनमें से 2006 की खैर लांजी की घटना एक भयावह मंजर प्रस्तुत करती है, जब जमीनी विवाद के चलते एक दलित परिवार का क्रूरतम ढंग से नरसंहार कर दिया गया। घर की औरतों के साथ न केवल बलात्कार किया गया बल्कि उन पर अमानवीय अत्याचार भी किया गया। यह केवल एक अकेली घटना नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से भी इसी प्रकार की हृदय विदारक घटनाएं समय समय पर दर्ज की जाती रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने बताया ही था कि दलितों के साथ दलितों में जो महिलाओं का जो वर्ग है वो और भी ज़्यादा नीचे है और वो और भी ज़्यादा दबा कुचला वर्ग है, जिनके साथ और भी ज़्यादा मतलब अपराध हो रहे हैं या यौन उत्पीड़न जैसे केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने खैर लांजी की एक घटना की बात की जो कि 2006 में घटी थी, जिसमें एक ज़मीन का विवाद था, जिसमें दलित परिवार का मतलब क्रूरतम ढंग से बहुत ही बुरी तरह उनका नरसंहार किया जाता है। इसी के साथ तमिलनाडु के शमनाथपुरम दंगे, कीलावेनमनी विध्वंस, बिहार के बेलछी पिपरा गांव में किए गए अत्याचार, उत्तर प्रदेश के कफालता और पनवारी, राजस्थान के नाथद्वारा तथा हरियाणा के गोहाना की घटनाएं ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। अभी जिन घटनाओं की हमने बात की, ये घटनाएं ऐसी घटनाएं थी जिनमें दलितों के खिलाफ बहुत गहन, बहुत बुरे अपराध देखे गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा आज़ादी से पहले और भारत के संविधान में नीतियों के जरिए और उन्हीं की प्रेरणा से अनेकों कानूनों के निर्माण से दलितों के अस्तित्व को महत्व देने के बाद भी उनकी स्थिति पतन की ओर है। अब इसके अनेक कारण हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण है लेकिन निजी क्षेत्रों में दलितों को मौके नहीं मिल पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, कई सारे प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में, बट फिर भी उसके चलते इतने सारे संविधानों के बावजूद भी इतने सारे कानूनों के बावजूद भी जो दलित है वो पतन की ओर अग्रसर है। मतलब उनकी स्थिति और भी बदतर हो रही है, उनकी स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा है। तो उसके कई कारण हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाइए, प्राइवेट सेक्टर एक काबिल इंसान को ज़्यादा मौका देगा, जो ज़्यादा काबिल होगा। और एक जो दलित फैमिली होती है वो एक सामान्य फैमिली होती है, वो एक सामान्य फैमिली होने के नाते वो ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं या बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं होते जिससे वो अच्छी स्किल्स नहीं सीख पाते हैं। मतलब वो पूरी तरह ट्रेन नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से उनके अंदर थोड़ी सी स्किल की कमी हो जाएगी तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर में मौके नहीं मिल पाते हैं। अब जो दलित फैमिली अच्छी है, मतलब पैसे के मामले में काफ़ी अच्छी पोजीशन है उसकी, तो वो तो स्किलफुल हो जाती है। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ जो दलित फैमिली है वो फाइनेंशियल दिक्कत आने के कारण, आर्थिक दिक्कतों का सामना करने के कारण प्राइवेट सेक्टर में उभर कर सामने नहीं आ पाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, उनकी हेल्प नहीं की जा रही है। इस वजह से दलितों की जो स्थिति है वो निम्न है। इसके साथ ही इसका एक कारण ये भी है कि अनुसूचित जाति की आर्थिक स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। दलित समुदाय अभी भी पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं जिसमें आगे बढ़ने की संभावना ना के बराबर है। अब हम अगर दलितों को अगर हम हटा दें तो अगर हम दूसरी कैटेगरी की जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या देखते हैं हम कि वो अब इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, अब वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, अब वो आईटी सेक्टर्स में भाग रहे हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपना आगे जीवन बढ़ा रहे हैं। बट अभी दलित जो फैमिली है वो अभी भी निम्न कार्यों में ही लगी हुई है, जो परंपरागत जो पेशा काम आता है,
जो पुराने जो काम के तरीके हैं वही वो कर रहे हैं। जो नई इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से भी उनका पिछड़ापन देखा जा रहा है। अब इसके साथ ही इसमें शक नहीं कि दलित समुदाय की साक्षरता दर में सुधार आया है। हाँ, ये बात सही है कि जो दलित हैं उनकी शिक्षा में सुधार आया है, ठीक है। लेकिन यह दर शहरी क्षेत्रों में ज़रूर संतोषजनक है, पर ग्रामीण क्षेत्रों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब जो शहर में जो दलित फैमिली रह रही है, SC ST वर्ग के लोग रह रहे हैं, तो उनकी शिक्षा में सुधार देखने को मिला है। काफ़ी ऊंची शिक्षा भी उन्होंने हासिल कर ली है, बट फिर भी जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं उनकी शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इस वजह से भी उनकी स्थिति अभी भी निम्न है। अनुसूचित जातियों का रहन सहन का स्तर भी खराब है। ग्रामीण इलाके हों या शहरी बस्तियां, इन्हें पेयजल, बिजली सुविधा और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दलित जातियों की आमदनी का स्तर भी नीचा है। ग्रामीण इलाकों में दलितों की बड़ी आबादी आज भी खेतीहर मजदूर है, जिनकी दशा सदियों पुरानी जैसी ही है। तो दोस्तों, ये सारे कारण थे, बताए गए थे यहाँ पर, कि जिनके वजह से अभी भी दलितों की स्थिति निम्न बनी हुई है। बट साथ में मैं एक और भी रीज़न जोड़ूंगा, जैसे कि अब दलितों में ही, SC ST वर्ग के लोगों में ही कुछ समुदाय आ गए हैं। कुछ समुदाय जो है वो प्रभुत्वशाली हो गए हैं, जैसे कि राजस्थान की कई सारी मतलब जातियां हो गई, जैसे कि एक मीना कम्युनिटी हो गई, और भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि दलित हैं, बट ये आरक्षण वगैरह की व्यवस्था पर हावी हो चुकी हैं। अब इनकी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आ चुका है, तो जो आरक्षण वगैरह का लाभ है वो कुछ ही कम्युनिटीज़ को मिल पा रहा है। सभी SC ST वर्ग के लोगों को वो पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से भी यहाँ पर अभी भी निम्न स्थिति बनी हुई है। बाकी मेरा किसी भी जाति को नीचा या ऊंचा बताने का मतलब कोई मकसद नहीं है। मेरी सभी जातियाँ रिस्पेक्टफुल हैं। यहाँ पे आप मुझे गलत मत समझना, मेरा बस मेन उद्देश्य है कि मैं आपको एक सही जानकारी दूँ। तो कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि आरक्षण वगैरह का लाभ उठा पा रही हैं, बट दलित जातियों में, SC ST वर्ग में सभी लोग सरकारी सेवाओं का या जो आरक्षण जैसी व्यवस्था है जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक है, बट उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दलितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्तर पर समान अधिकार दिए जाने की ज़रूरत है, जो उन्हें संविधान द्वारा दिए भी गए हैं। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति को आर्थिक आज़ादी, शैक्षणिक समानता व व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को भी ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, समाज में एक समानता आए, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उन्हें समानता मिले, इसी से उनकी जो स्थिति है, समस्याएं, वो हल हो सकती हैं। वैसे संविधान में प्रावधान भी बहुत सारे किए गए हैं इसी दिशा में, बहुत सारे कानून बनाए भी गए हैं, बट फिर भी हमें और भी कुछ इसमें करना है। स्वतंत्रता के बाद से ही सभी राजनीतिक दल और सरकारें अपने कार्यक्रमों और एजेंडों में इस समस्या को मुख्य रूप से रखते रहे हैं, फिर भी परिणाम आशाजनक नहीं निकल पाए हैं। इसके लिए सरकार और समाज दोनों को ही अपने अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। सबसे पहले स्वयं अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को ही अपने अंदर आत्मसम्मान जगाना होगा। सभी संवैधानिक अधिकारों और अन्य प्रावधानों तथा कानूनों को ईमानदारी व गंभीरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा दलितों को भी जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में ईमानदारी से शामिल किए जाने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए अब एंड में तो यही है कि अब सरकार को और समाज को, दोनों को काम करने की ज़रूरत है। अब सरकार तो कानून बना सकती है, बट उस कानून को लागू अपने ऊपर कौन करता है? लोग करते हैं। कानून तो सरकार बना देगी, बट उस कानून का सही से पालन करना पड़ेगा हम सबको मिलकर। तो जब समाज इन सभी बुराइयों को हटा देगा, समान मानेगा सभी नागरिकों को, तो इनकी स्थिति में सुधार आने के जो चांस हैं वो पूरी तरह बढ़ जाएंगे और समाज में इनकी स्थिति, एक अच्छी स्थिति में ये लोग आ जाएंगे। दलित वर्ग का एक अच्छा उत्थान हो सकता है। इसी के साथ इन लोगों को खुद के अंदर आत्मसम्मान, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उन्हें खुद भी अपने अंदर आत्मसम्मान की भावना जगानी होगी।
जैसे कि आज भी देखा जाता है कि जो SC ST वर्ग के जो लोग होते हैं, उनके अंदर कई बार आत्मसम्मान की कमी देखी जाती है। जैसे कि अगर उन्हें कोई इंसान कुछ बोल देता है तो वो जल्दी जवाब नहीं देते हैं किसी चीज़ का। अगर उन्हें कोई चीज़ बुरी लगती है तो चुपचाप सुन भी लेते हैं कई बार। तो ये साफ तौर पर डिनोट कर रहा है कि उनके अंदर आत्मसम्मान की, एक तरह से कहा जाए तो, हिम्मत की कमी है। क्योंकि प्राचीन काल से ही उन्हें काफ़ी दबा कर रखा गया था। इसीलिए दबा कर रखने के कारण ही उनका आत्मसम्मान खत्म सा हो गया, जिसके कारण उन्हें आज भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बट अगर वो अब खुद कोशिश करें और अपने आत्मसम्मान को जगाते हैं, तो इससे उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। अब उन्हें अपने अंदर एक आत्मसम्मान की भावना लानी पड़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना लानी पड़ेगी। और इसके साथ ही वैसे भारतीय संविधान के द्वारा और समाज के द्वारा कई प्रयास भी किए जा रहे हैं कि समानता पूरी तरह स्थापित हो सके। अब लगातार समानता की बात की जा रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी दलितों की संख्या धीरे धीरे ही सही, दलित खुलकर आ रहे हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि दलित वर्ग के लोग अब आंदोलन करने के लिए भी खड़े हो रहे हैं। तो ये अब उनकी हिम्मत को भी दिखा रहा है। बट फिर भी अभी और भी काम करने की ज़रूरत है। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में दलितों को और भी ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो हमने आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से जाति प्रथा को, अस्पृश्यता को और उससे संबंधित जो संरक्षण के कानून थे, उन सभी को अच्छे से समझ लिया। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना एक फ़ीडबैक ज़रूर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।